हाय एवरीवन, होप एवरीथिंग इज़ वेल। और आज हम लोग कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन विज़न का। ठीक है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था ऑलमोस्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख रहे थे। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम लोग को उसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। और आपको पता है कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट से, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कुछ ऐसे इसके जो करंट अफेयर होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इकोनॉमी का कुछ हो गया, फिर इन्वायरमेंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन आने के मोस्ट प्रोबेबल चांस रहते हैं, हमेशा से पूछा गया है। आप पीवाईक्यू में देखिएगा तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अभी G20 G21 बना उस तरह से। फिर अलग अलग जैसे G7 और आसियान, ये बहुत सारे जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस इन न्यूज़ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग यही देखने का कवर करेंगे। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, PT 365 इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है। तो आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे एंड आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो हम लोग कवर कर लिए थे पिछले तक, अब हम लोग आज कवर करेंगे यहाँ विम्स्टेक से। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, कुछ कुछ जैसे पूछा जाता है कि कितने इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं, कौन कौन इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखा जाता है। तो सबसे यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। तो इंडिया जो है ये पार्टिसिपेट किया था। इसका पहला ऐसा फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग था। ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव का, जिसको कि हम बिम्स्टेक बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। और ये पूछा जा सकता है, ये बैंकॉक में हुआ था, ठीक है, थाईलैंड के। तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। इसका जनरली मीटिंग हुआ था और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया था इसको लेकर के। अब हम लोग जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं, इसका जेनेसिस का बात करते हैं। तो ये बिम्स्टेक जो है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। जो कि जून 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये जो इसका साइन का बात करते हैं तो ये जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसका जेनेसिस हुआ। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन से क्या रिलेटेड है, तो बिम्स्टेक हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इनिशियली, तो पहले वैसे बाद में कंट्रीज ऐड हुए थे, लेकिन पहले हम लोग इसको बोलते थे बिस्टेक। ठीक है। बिस्टेक, जिसमें कि 4 कंट्रीज आते थे, बाद में इसको 5 कंट्री जैसे ऐड हुआ, तो फर्दर इसको नाम आगे चेंज किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियली बात करते हैं जब इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो यहाँ पे बांग्लादेश देखने को मिलता था, इंडिया हो गया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है। तो म्यांमार पूछेगा कि कब ज्वाइन किया, तो 1997 में दिसंबर में ज्वाइन किया। ठीक है। क्योंकि जून में तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और जा करके दिसंबर में म्यांमार इसमें ज्वाइन किया, तब ये इसका नाम पड़ जाता है बिम्स्टेक। ठीक है। ये एम ऐड हो जाता है। इसका सेक्रेटेरिएट का बात करते हैं तो ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। पर्पस, मेन इसका पर्पस क्या है, तो ऐसे बहुत सारे पर्पस आ जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने लेकर के बात करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बात करना। ठीक है। और साथ ही साथ सोशल प्रोग्रेस। ठीक है। पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करना बे ऑफ बंगाल रीजन में। तो ये सारे चीज़ जो है इनका एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है इन ग्रुप का। करेंट मेंबर का बात करते हैं तो इसमें 7 अभी देखने को मिलेगा, जैसे उस समय तो 4 था, फिर ऐड हुआ 5, तो उसके बाद फर्दर नेपाल और भूटान भी ज्वाइन किया था, तब जाकर के अभी 7 मेंबर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंट में कौन ज्वाइन किया, ऐसे रिसेंट में ही बोला जाएगा इसको है। तो नेपाल एंड भूटान जो है 2004 में ज्वाइन किए थे, तब जाकर के इसमें 7 मेंबर कंट्रीज हो जाते हैं। फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिम्स्टेक का बात करते हैं। ठीक है। तो इसका मेन ऐसे प्रिंसिपल है तो जनरल चीज़ है कि सोवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है। नो इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट, ये तो रहता ही है ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉलिटिकल मुद्दे पे। बिम्स्टेक चार्टर का बात करते हैं तो ये साइन किया गया था। ठीक है। और ये फिफ्थ जब इसका हुआ था समिट, फिफ्थ बिम्स्टेक समिट 2022 में, तो ये तब जाकर के बिम्स्टेक चार्टर साइन किया गया था। ठीक है। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं यहाँ से, ऐसे जनरली एक जनरल आइडिया पूछा जा सकता है। तो बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस, अगर हम लोग बात करते हैं 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इसमें इन सारे कंट्रीज़ को मिला करके देखने को मिलते हैं। उसी तरह से अगर जीडीपी का बात करते हैं 2.7 ट्रिलियन है इन सारे जैसे 7 कंट्रीज जो हैं उनको मिलाने के बाद। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द ये, अगर हम लोग बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल से होकर के जो 1/4 ऑफ जो गुड्स का ट्रेड होता है इसी रीजन से होकर के होता है। एंड 6 फोकस एरियाज है जिसमें कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज पे बात करता है। यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं, जैसे इंडिया हो गया इसका मेंबर, उसी तरह से बांग्लादेश हो गया, म्यांमार,
थाईलैंड, ठीक है, एंड श्रीलंका हो गया, भूटान, नेपाल जो कि 2004 में ज्वाइन किए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। एंड नेक्स्ट है आसियान कंट्रीज़ है। इससे पहले देख लेते हैं जैसे कि जो है कि इसके अगर अंदर बात करते हैं तो मेंबर जो होते हैं ये रिड्यूस जो एग्री करते हैं इसमें बेसिकली। तो इनिशियली यहाँ पे देखें तो आपको इसके सेक्टर अलग अलग होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पिलर होते हैं कोऑपरेट करने के लिए, ताकि अच्छे से स्मूथली फंक्शन कर सके वो ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए उस समय 14 थे, उसको रिड्यूस करके 7 कर दिया गया। और रिड्यूस करके 7 इस वजह से किया गया ताकि स्मूथ किया जाए, क्योंकि आपको अभी पता है 7 कंट्रीज इसमें देखने को मिलते हैं बिम्स्टेक में। तब जा करके कि हर कंट्री को एक एक अगर ऑपरेट करने के लिए दिया जाए वर्क तो अच्छे से कर सकता है। और यहाँ पे है कि इसमें जो है इंडिया जो है ये सिक्योरिटी पिलर यहाँ पूछा जा सकता है, जैसे कि अलग अलग पिलर है तो इसको तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बट पूछा जा सकता है कि इंडिया कौन सा लीड करता है। तो इंडिया लीड करता है सिक्योरिटी पिलर को, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है, ऐसा अगर है तो कन्फ्यूज यहाँ से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आसियान कंट्रीज। एक सेकेंड, आसियान हम लोग देख लेते हैं। अब आसियान क्यों न्यूज़ में रहा, तो आसियान का अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का ये अटेंड किए थे 20th, ठीक है। आसियान इंडिया समिट ये हुआ था आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा, तो 20th आसियान समिट हुआ था वो जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिला, इस कारण से जो है ये न्यूज़ में रहता है। तो इंडिया यहाँ पे देखिए ऐसा पूछा जा सकता है कि 12 पॉइंट प्रपोजल रिलेटेड टू, तो ये आसियान इंडियन समिट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडिया जो है ये 12 पॉइंट समिट उसको इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ करने के लिए ये इसका बेसिकली यहाँ पे ये इंडिया का 12 पॉइंट प्रपोजल रखा गया। इसमें है कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। और इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे कि अगर बात करते हैं लिंकेज का, तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप, ठीक है, कॉरिडोर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो आसियान समिट से है। साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया वेस्ट एशिया एंड यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। शेयरिंग जो है इंडियाज़ का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक विथ आसियान पार्टनर, तो ये अगर इसका रोल है इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक शेयर कर रही है इसके साथ, आसियान के साथ। आसियान इंडिया फंड जो है फॉर डिजिटल फ्यूचर, ये फोकस कर रहा है कोऑपरेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। तो इसका अलग अलग मतलब इसका जो अगर बात करते हैं डिजिटल फ्यूचर फोकस है अच्छा खासा इस आसियान समिट में लिया गया, ताकि फाइनेंशियल कनेक्टिविटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सके। और 12th पॉइंट प्रपोजल का ही कुछ ये सारे हिस्से हैं, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। हम लोग इस आसियान का अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें आसियान का अगर पहले बात कर लेते हैं, इसका जेनेसिस कब से हुआ और ये कब से लाया गया। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट का बात करते हैं तो 1967 में, जिस तरह से बिम्स्टेक 1997 में, तो ये 1967 में आसियान को लाया गया। एंड ये आसियान जो है ये बैंकॉक डिक्लेरेशन, वो भी बैंकॉक डिक्लेरेशन था बिम्स्टेक, एंड ये भी आसियान डिक्लेरेशन, और जिसको कि मतलब बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। और ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के द्वारा ये साइन किया गया था इनिशियली। तो अभी देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया टैक, ठीक है। तो ये भी रिलेटेड है आसियान से, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। आप इसको अगर उल्टा करते हो 6776, क्योंकि अब हम लोग को ना डेट पे भी थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि डेट पे भी पूछा जा रहा है। तो ये 1976 में टैक इस्टेब्लिश किया गया था, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, क्योंकि ऐसे है ट्रीटी, तो ये है इसका कोऑपरेशन एमोंग स्टेट इन साउथ ईस्ट एशिया, तो इसका एक तरह से गोल और मोटो है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट का बात करते हैं तो इंडोनेशिया जकार्ता में देखने को मिलेगा। एंड मेंबर्स का बात करते हैं इसमें तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम इसमें देखने को मिलते हैं। और कुछ डायलॉग पार्टनर हैं जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसमें अगर मेंबर में बात करते हैं तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन डायलॉग पार्टनर में है इंडिया, दी यू, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रसिया फेडरेशन, यूके एंड यूएस। तो यहाँ से ऐसे हम लोग कंट्री देखने को यहाँ से मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ की इन्फॉर्मेशन है इसी से रिलेटेड आसियन कम्युनिटी से, ठीक है। तो आसियन कम्युनिटी जो है ये लॉन्च कब किया गया था, 2015 में। एंड इसके 3 पिलर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आसियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी,
इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो ये भी ध्यान रखना है कि आसियान कम्युनिटी 2015 में लॉन्च किया गया एंड इसके 3 पिलर हैं, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। आसियान क्रॉस सेक्टरल इनिशिएटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कि आसियान कनेक्टिविटी, आसियान स्मार्ट सिटी नेटवर्क, इनिशिएटिव फॉर आसियान इंटीग्रेशन एंड नैरोइंग डिक्लेरेशन गैप। तो ये सारे इस्टेब्लिशमेंट किए गए इसमें आसियान क्रॉस सेक्टरल इनिशिएटिव है। आसियान +3 कोऑपरेशन, पब्लिक ने आसियान +3 है, ये इंपोर्टेंट ऐसा लग रहा है। आसियान +3 कोऑपरेशन ये इंक्लूड करता है आसियान मेंबर्स, जैसे कि कुछ ऐसे हैं चाइना, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, क्योंकि इसमें 3 है आसियान +3, तो इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है कोऑपरेशन में। एंड इंडिया इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन आसियान रीजनल फोरम, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट में और आसियान रीजनल फोरम, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, और ये सारे के देख सकते हैं ADMM प्लस एंड द एक्सपेंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम। ठीक है, तो ये सारे चीज़ में इंडिया का है एक्टिव पार्टिसिपेशन। इंडिया एशियन रिलेशंस, इसका की फैक्ट कुछ देख लेते हैं। अगर हम लोग ट्रेड का बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया के साथ कितना है, तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है 11.3% ऑफ द इंडियाज ग्लोबल ट्रेड है आसियान के कंट्रीज़ के साथ में। आसियान इंडिया ट्रेड जो है ये गुड एग्रीमेंट, ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा लग रहा है कि अटीगा अटीगा किसके साइन किया गया, किसके किसके बीच में, तो आसियान एंड इंडिया के बीच में अटीगा, जो कि साइन किया गया था 2009 में। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का बात करते हैं तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है, IMT, ये साइन किया गया है इंडिया एंड आसियान कंट्रीज। ये फिर हम लोग देखते हैं कलादान, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा जो है ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं आसियान कंट्रीज के साथ। सिक्योरिटी का बात कर लेते हैं तो आसियान प्लान ऑफ एक्शन इन कम्बैटिंग, ठीक है, ट्रांसलेशनल क्राइम, ठीक है, 2016-25, तो ये है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में इसका इन्वॉल्वमेंट फिर ADM++ प्लेटफॉर्म फॉर आसियान एंड 8 डायलॉग पार्टनर्स इन इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, तो ये यहाँ से देखने को मिलता है आसियान के बारे में। कुछ और है रिलेटेड न्यूज़ ईस्ट एशिया समिट को लेकर के, जो अभी रिसेंट हुआ था, जिसमें कि इंडिया पार्टिसिपेंट था। इसमें क्या था, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 18th ईस्ट एशिया समिट जो है ये जकार्ता में जो हुआ इंडोनेशिया में, उसमें पार्टिसिपेट किए। और ईस्ट एशिया समिट जो है एक 18 कंट्रीज़ का एक फोरम था एशिया पैसिफिक रीजन में जी, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली रीजनल पीस को इस्टेब्लिश करना, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी को मेंटेन करना। मेंबर का बात करते हैं तो यहाँ पे 10 आसियान मेंबर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना, जो ईस्ट एशिया समिट हुआ था इसका बात कर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखने को मिला, एंड जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया एंड USA। ईस्ट एशिया समिट जो है ये प्रोसेस करता है, जो कि इनिशिएट कब किया गया था, आपको ध्यान रखना है 2005 में, विद द कन्वीनिंग ऑफ द फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट, जो कि फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट जो हुआ था कोलालमपुर मलेशिया में हुआ था, फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं ब्रिक्स, जो कि हमेशा से न्यूज़ में रहता है और जानना हम लोग को जरूरी है। ब्रिक्स का बात करते हैं तो ब्रिक्स ग्रुप जो है ये, इसमें 5 न्यू मेंबर जो हैं एडमिट किए गए, इसके कारण से ये न्यूज़ में होता है, ठीक है। और ये कब किया गया था, 15th ब्रिक्स समिट रिसेंट देखा गया, और ये जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, तो ये ध्यान रखना है। तो 15th ब्रिक्स समिट जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें कि 5 न्यू मेंबर को ऐड किया गया, इसको लेकर के न्यूज़ में रहता है। मोर इन न्यूज़ में हम लोग देख लेते हैं क्या और खास इसका बात रहा। तो क्योंकि ब्रिक्स तो ऐसे पहले छोटा था, इसको और एक्सपेंड किया गया, बेसिकली 5 मेंबर जब ऐड हुए तो एक्सपेंड करेगा है, ठीक है। तो इसमें 5 न्यू मेंबर ऐड किए गए, जिसमें कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कौन कौन से मेंबर को रिसेंटली ऐड किया गया। इसमें इजिप्ट देखने को मिलेगा, इथियोपिया देखने को मिलेगा, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड दी UAE, तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जोन्सबर्ग टू डिक्लेरेशन जो है ये साइन किया गया इन समिट में, ठीक है। तो पूछा भी जा सकता है कि जोन्सबर्ग टू डिक्लेरेशन अभी रिसेंटली 15th ब्रिक्स समिट में साइन किया गया, और ये इसका मेन सिग्निफिकेंट ये है कि कुछ ऐसे व्यू पॉइंट हैं ऑन ग्लोबल लेवल पे जिस पे की फोकस किया गया है, जैसे कि इकोनॉमिक का बात करते हैं, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल मैटर का बात करते हैं, तो ये जोन्सबर्ग टू डिक्लेरेशन में स्टेप लिया गया, और इसमें 5 न्यू मेंबर को ऐड किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ब्रिक्स के बारे में, इसका जेनेसिस के बारे में। तो ये 2001 में इसका जेनेसिस हुआ, ये लाया गया ब्रिक्स को, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कि गोल्डमैन सैच्स पेपर जो है ये इसी से रिलेटेड है, ब्रिक्स से, ठीक है। और इसमें सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि ये ग्रुपिंग ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये भी ऐसा मेंशन कर दिया है कि नोट इन द G7, तो मतलब ये ब्रिक्स जो है ये इसका जो है 2001 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था गोल्डमैन सैच्स पेपर के थ्रू, और जो कि इसमें इंक्लूड है वैसे फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमिक ग्रोइंग कंट्रीज़ वाले सारे कंट्री।
इसमें ब्रिक्स का बात करते हैं तो ये स्टार्ट किया डायलॉग अपना 2006 से, ठीक है। और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है इंडक्शन ऑफ द साउथ अफ्रीका इन 2010। और साउथ अफ्रीका का इंडक्शन जो हुआ 2010 में लाएगा, और ब्रिक्स तब जा करके ब्रिक्स इसमें ऐड कर दिया गया। जैसे पहले ब्रिक था, ठीक है, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को लाया गया, उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। सेक्रेटेरिएट का बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई सेक्रेटेरिएट देखने को नहीं मिलता है। और तो ये चीज़ है यहाँ पे। करेंट मेंबर हम लोग देख लेते हैं। इसमें ब्राज़ील देखने को मिलेगा ब्रिक्स में, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, और उसी तरह से है सऊदी अरेबिया एंड द यूएई। मेजर इनिशिएटिव जो है ब्रिक्स का कौन कौन सा है, तो द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एनडीबी। एनडीबी जो है यहीं से इनिशिएट हुआ और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और इंडिया का पार्टिसिपेशन भी है, वैसे सेकेंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना, तो ये भी ध्यान रखना है। कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, CRA, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए जैसे है पैसा इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया है CRA कंटिजेंसी रिजर्व, क्योंकि कंटिजेंसी मतलब होता ही है कुछ ऐसे आपातकालीन टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो इस कारण से ये इस्टेब्लिश किया गया। ब्रिक्स R&D, ठीक है, सेंटर फॉर वैक्सीन, ठीक है, तो वैक्सीन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इस्टेब्लिश किया गया, टू प्रिवेंट द एंड कंट्रोल इन्फेक्शंस डिजीज, तो इसके लिए। ब्रिक्स अलायंस फॉर ग्रीन टूरिज्म, ठीक है, तो ये भी है, इसमें साइन किया गया, और इनिशिएटिव है ब्रिक्स के, तो ये एक्सेलेरेट करता है रिकवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म ऑन सस्टेनेबल लाइन, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूरिज्म सेक्टर का एक अलग ही इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ कुछ है इसमें, तो एनडीबी, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि इसका इनिशिएटिव है ब्रिक्स का, तो एनडीबी टू सेट अप अ रीजनल ऑफिस एट गुजरात, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट सिटी भी ऐसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो एनडीबी सेटअप, तो गिफ्ट सिटी जो है एनडीबी एनडीबी के द्वारा जो है ये सेटअप किया गया, जिसका की है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। एनडीबी जो है इस्टेब्लिश किया गया 2015 में, ठीक है, और इसका मेन फोकस वर्क था कि रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और वैसे इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक तरह से रिसोर्स मोबिलाइज कराना इसका मेन फोकस रहा एनडीबी का, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसमें मेंबर का बात करते हैं एनडीबी में, तो आपको ब्रिक्स नेशंस तो है ही, ठीक है, साथ ही साथ बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, ठीक है, और उरुग्वे इज़ अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर, इसमें ध्यान रखना है, एंड विल बिकम ऑफिशियल मेंबर वंस इट डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ये भी है कि इसके मेंबर बनने के लिए क्या किया जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डिपॉजिट करना होता है। अगर उरुग्वे भी प्रोस्पेक्टिव मेंबर के तौर पे है, इसको अगर अपना डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो ये भी इसका एक तरह से ऑफिशियल मेंबर में आ जाएगा। इसका हेड क्वार्टर का बात करते हैं एनडीबी का, तो संघाई चाइना में देखने को मिलता है, एंड इंडिया, अभी मैंने बात किया कि इंडिया जो है एक सेकेंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट है एनडीबी का फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और फर्स्ट में आपको चाइना देखने को मिलता है, चाइना, ठीक है। और फ्रेंड ऑफ ब्रिक्स मीटिंग कुछ ऐसे हैं, इसमें देख लेते हैं। इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि पार्टिसिपेट किए थे फ्रेंड ऑफ ब्रिक्स मीटिंग इन जोन्सबर्ग, तो ये भी ज़्यादा है, मतलब एक तरह से एक इनिशिएटिव ही है फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग, जो कि जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। एंड फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बेलारूस हो गया, बुरुंडी, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान एंड क्यूबा देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स इनिशिएटिव इज टू प्रमोट इंटरेक्शंस ऑफ ब्रिक्स विद क्लोज एलाइज, ठीक है, एंड इन्हांस इट्स इन्फ्लुएंस। तो इसका मेन बेसिकली ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स का, इस इनिशिएटिव का, कि एक तरह से इंटरेक्शन प्रमोट करना ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में, और साथ ही साथ उनके बीच में एक क्लोज टाइज रखना, तो यही सारा चीज़ है, ताकि एक तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके एक अच्छा से इस्टेब्लिश किया जा सके कोऑपरेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग संघाई कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहता है। अगर ये वीडियो लंबा होता है तो आप इसको अपना स्पीड करके देख सकते हैं 1.5x को, वैसे मैं तेज़ ही बोलने की कोशिश करता हूँ, बट अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसको देख सकते हैं कम समय में। अंडर इंडियाज फर्स्ट एवर चेयरमैनशिप द 23rd समिट ऑफ द SCO समिट वॉज हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है ये देखना है। तो 23rd समिट हुआ था अभी SCO का, ठीक है, और ये हुआ था वर्चुअल फॉर्मेट में, तो इसका जो है पहली बार चेयरमैन इंडिया को मिला था चेयरमैनशिप, तो इसके कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, तो
इसमें एक सबसे खास इंपॉर्टेंस बात ये रहता है कि इसमें थोड़ा सा अलग अलग कंट्रीज हैं, ये नहीं कि केवल यहाँ पे नाम से कि आसियान या फिर कोई इधर वाले रीजन, अगर हम लोग बात करते हैं साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन, तो ऐसा नहीं है, बट इसमें डाइवर्स देखने को मिलता है। हम लोग कुछ देख लेते हैं मोर ऑन न्यूज़। तो इंडिया एज्यूम द रोटेटिंग चेयरमैनशिप ऑफ एससीओ एट समरकंद समिट इन 2022। तो यहाँ पे मिला था समरकंद समिट में। और कजाकिस्तान जो है एक जो है ये नेक्स्ट नेक्स्ट इसको चेयरमैनशिप मिलेगा, ठीक है, एससीओ का। तो अभी पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट किसको दिया जाएगा, तो कजाकिस्तान को। और इंडिया को जो है 2022 वाला समिट जकार्ता में जो दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है। और ये भी रोटेटिंग चेयरमैनशिप के बेसिस पे होता है। की हाईलाइट ऑफ द समिट का बात करते हैं, इसमें थीम जान लेना है, टुवार्ड सिक्योर एससीओ इसका थीम है। और इसका बेसिकली ये फुल फॉर्म पे बेस्ड है। ये सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये है टुवार्ड सिक्योर एससीओ, इसका मेन है थीम। आगे देखते हैं, इस दिस सिक्योर एक्रोनी जो है ये कॉइन किया गया था बेसिकली पीएम ऑफ इंडिया के द्वारा, श्री मोदी जी। क्योंकि आपको पता है कि इनका कोई भी ऐसा एक्रोनिम बनाने में माहिर है, ठीक है, तो कुछ भी बन जाता है। एंड ये जो है 2018 एससीओ समिट में किया गया था। ये सिक्योर जो एक्रोनिम था ये लाया गया था 2018 एससीओ समिट में। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है ये साइन किया गया, ठीक है, टू काउंटर एक्टिविटीज़ ऑफ टेररिस्ट। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए, और साथ ही साथ एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप को जो भी है उनको काउंटर करने के लिए ये साइन किया गया था। और ऐसे कुछ जो होते हैं कि रिलीजियस इनटॉलरेंस को स्प्रेड करते हैं, उनके लिए भी ताकि उनको टैकल किया जा सके, इस डिक्लेरेशन के थ्रू वो स्टेप लिया गया। एग्रेसिव नेशनलिज्म को भी देखने के लिए, एंड इथनिक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारी चीज़ जो है कहीं ना कहीं पीस से रिलेटेड है, पीस, ताकि पीस इस्टेब्लिश किया जा सके। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, ऐसे ध्यान रखना है। इंडिया हैज इस्टेब्लिश्ड 5 न्यू पिलर ऑफ कोऑपरेशन विद इन एससीओ। तो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे ध्यान ही रखना है, क्योंकि अलग अलग एक तरह से स्टेप लिया ही जाता है, जहाँ इंडिया जाता है अपना साक्षी छोड़ करके आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे स्टेप लिए गए 5 न्यू पिलर जो है एससीओ में। तो ये स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो ये ध्यान रखना है। ईरान जो है ज्वाइन किया द न्यू परमानेंट मेंबर, 9th मेंबर द ग्रुपिंग। एससीओ का 9th मेंबर जो है ईरान ईरान ज्वाइन किया। एंड काशी वाराणसी हैज़ बिन डिक्लेयर द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा भी हम लोग पढ़े होंगे तो पहले भी न्यूज़ में रहा है। तो काशी वाराणसी जो है ये फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल है एससीओ का, ये डिक्लेयर किया गया। तो ध्यान रखना है। अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका जेनेसिस कब हुआ, तो 2001 में हुआ इसका जेनेसिस। ये संघाई समिट में इसको जेनेसिस हुआ, ठीक है। और ये हुआ रसिया में। मतलब जब यहाँ पे जेनेसिस हुआ उस समय एक तरह से बोल सकते हैं फाउंडिंग मेंबर जो थे रसिया, चाइना, ठीक है, और किर्गिज रिपब्लिक, उसी तरह से है कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी एस सी ओ क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हर कोई जानता है। इसका हेड क्वार्टर जो है ये बीजिंग चाइना में देखने को मिलता है। मेजर गोल जो है ऑब्जेक्टिव इसके जो है एड्रेस सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न, सबका मतलब ऑलमोस्ट वही रहता है ऑब्जेक्टिव। रिवॉल्विंग अ बॉर्डर इशू, resolving border issue, military cooperation and intelligence sharing, countering terrorism, cooperation in education, energy and transportation। तो इस पे फोकस मेन है। मेंबर का बात करते हैं तो ईरान देखने को मिलेगा, इंडिया, चाइना, रशिया। ईरान जो है 9th मेंबर बना अभी। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से है ये जो है 3 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जिसमें कि बेलारूस, मंगोलिया एंड अफगानिस्तान है। और 6 डायलॉग पार्टनर हैं, जिसमें कि आर्मेनिया, टर्की, अजरबैजान, नेपाल, श्रीलंका एंड कंबोडिया देखने को मिलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है। इंडिया एंड पाकिस्तान जो है एडमिटेड एज फुल मेंबर ऑफ द एससीओ। और ये कब एडमिट किया गया फुल मेंबर एज, तो अस्ताना समिट इन 2017। ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडिया का है, बेसिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में, कि कब इसको फुल मेंबरशिप प्रोवाइड हुआ एससीओ के अंदर, तो अस्ताना समिट इन 2017। स्ट्रक्चर का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो द काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इसमें है, ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये ध्यान रखना है। एंड दी काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये सेकंड हाईएस्ट काउंसिल इसमें देखने को मिलता है। 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, जिसमें कि
चाइना में देखने को मिलेगा, सेक्रेटरीट जो है बीजिंग चाइना में, एंड दी रेट्स जो है ये ताशकंद में देखने को मिलेगा। रेट्स इट मीन्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये ताशकंद में, एंड इसका सेक्रेटरीट बीजिंग चाइना में। रेड से जो है ये फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शंस बिटवीन एससीओ मेंबर स्टेट, ठीक है। और ये बेसिकली फॉर द फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, ठीक है। तो इंडिया इसका मेंबर है, हम लोग तो देखते आए हैं, मतलब रेड्स का भी मेंबर है और एससीओ का तो है ही। अदर की इन्फॉर्मेशन का बात कर लेते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एससीओ का ये रशियन एंड चाइनीज़ है, ये ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। और एससीओ हैज़ बीन एन ऑब्जर्वर इन द यूएन जनरल असेंबली सिंस 2005, तो ये भी समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आसियान डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो आसियान डेवलपमेंट बैंक, और अभी हम लोग देखे थे एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और अब हम लोग देख रहे हैं आसियान डेवलपमेंट बैंक, तो ये भी ध्यान रखना है। आसियान डेवलपमेंट बैंक जो है ये लॉन्च किया, ठीक है। आसियान डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया न्यू कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी CPS फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए लॉन्च किया, इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है। अब देखते हैं इसका और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जो ये CPS है, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, ये फॉर इंडिया, ये 2023-27 जो है ये एडवांस करेगा ADB's स्ट्रेटजी 2020, ठीक है, जिसमें कि 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज रखे गए हैं। तो बेसिकली क्या है कि आसियान जो ADB है, ठीक है, आसियान डेवलपमेंट बैंक, उसके थ्रू जो है द कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी जो है ये इंडिया के लिए लाया गया 20, और ये इसका ड्यूरेशन रहेगा 2023-27 तक, जो कि जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि ADB's का स्ट्रेटजी 2023 है, जिसमें कि 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज रखे गए हैं, उसको एडवांस करने का कोशिश करेगा, उसको और आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा, इस जो भी CPS फॉर इंडिया लाया गया है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं दी CPS इंडिया स्ट्रेटजी फोकस ऑन 3 पिलर। तो इंडिया का जो स्ट्रेटजी है CPS इंडिया स्ट्रेटजी, ये फोकस 3 पिलर पे मोस्ट इसका फोकस है, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, जिसमें कि देखा जा रहा है फर्स्ट है एक्सेलरेट द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन, तो ठीक है, अच्छा है। प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रोथ, और उसी तरह से है डिफेंस सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस, तो ये चीज़ इस पर फोकस किया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ पहले ये इन्फोग्राफिक में स्ट्रेटजी 2037 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज़, तो इसमें जो है एक 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज़ कुछ रखे गए हैं इस स्ट्रेटजी 2023 जो है ADB's का। तो उसमें क्या कैसे, तो इसमें है कि एड्रेसिंग रिमेनिंग पॉवर्टी एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, उसी तरह से एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी, इस पर फोकस किया गया है। क्लाइमेट चेंज पे टैकल करना है, फिर बिल्डिंग क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को इन्हांस करना, सिटीज़ को मोर लायबल बनाना, उसी तरह से है रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और फूड सिक्योरिटी को भी इन्हांस करना, और गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, रीजनल कोऑपरेशन को फोस्टर करना, एंड उसके इंटीग्रेशन को। अब देखते हैं हम लोग कुछ ADB's कंट्रीज पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। तो ये जो है कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, जो कि ADB's का प्राइमरी प्लेटफॉर्म है, और ये किया गया है डिज़ाइन किया गया फॉर द डेवलपमेंट डिलीवर के लिए, ठीक है, ताकि जो है एक अच्छा सा उसका जो जो भी ऐसे कंट्री लेवल पे उसका रिजल्ट सही से आ रहा है कि नहीं, उस पर वॉच करने के लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इस स्ट्रेटजी का बात करते हैं, स्ट्रेटजी 2030, तो ये किसका एम है ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, कि एक तरह से विजन को अचीव करना, जिसमें कि कुछ विजन्स रखे गए हैं कि प्रोस्पेरस, ठीक है, इंक्लूसिव, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल आसियान एंड द पैसिफिक। तो ये जो है इसका एफर्ट, ताकि एक तरह से और भी फोकस रखा गया है कि जो गरीबी है, पॉवर्टी, उसको इरेडिकेट किया जा सके मास लेवल पर, ठीक है। तो ये भी इसमें फोकस किया गया है स्ट्रेटजी 2030 में, तो ये ध्यान रखना है। और इसी में है कुछ कोस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट, तो ADB's और डोमेस्टिक कोस्ट शेयरिंग जो है बेसिकली 70:30 रेशियो में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि ADB का आप अगर इसमें अगर कोस्ट शेयरिंग में है, तो ADB आपको 70% हेल्प करेगी, और 30% जो है ये आपको डोमेस्टिक कोस्ट शेयरिंग इसमें लगाना होगा। और ओवरऑल लोन और पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, और मतलब ये जो CPS जो हम लोग देख रहे हैं कि कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, तो इसमें स्टेप लिया जाना, इसके लिए कुछ तो फंडिंग चाहिए, तो इसके लिए ऐसा रखा गया है। अबाउट आसियन डेवलपमेंट बैंक हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो इसका जेनेसिस का बात करें तो 1966 में इस्टेब्लिश किया गया रीजनल डेवलपमेंट बैंक के तौर पे, ठीक है। उसका बाद में फिर आसियन डेवलपमेंट बैंक लाया गया। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में देखने को मिलता है। मैंडेट जो है ये मेंबर कंट्रीज़ को असिस्ट करते हैं, साथ ही साथ एंड
असिस्ट मेंबर्स एंड पार्टनर्स, जो भी हैं मेंबर्स और उसके पार्टनर्स उसको असिस्ट करते हैं, और ये असिस्ट किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग लोन एंड टेक्निकल असिस्टेंट को प्रोवाइड करके। बेसिकली इसमें किया जाता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके अच्छे से। ये फैसिलिटेट करता है पॉलिसी डायलॉग्स को, और प्रोवाइड करते हैं एडवाइजरी सर्विस, और मोबिलाइज करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स को। मेंबर का बात करते हैं, इसमें 68 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 49 जो हैं ये एशिया से देखने को मिलेंगे, एशिया एंड द पैसिफिक से। बाकी 19 जो आउटसाइड से देखने को मिलता है। तो ऐसा शायद आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि इसमें पूछा गया था कि जो आसियान डेवलपमेंट बैंक या फिर ऐसे ग्रुप में, इस ग्रुप में कि केवल एशिया से देखने को मिलता है क्या, मतलब ऐसे कंट्रीज हैं। तो नहीं, इसका आंसर ऐसा नहीं था, आउटसाइड ऑफ एशिया से भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आसियान है, ये PYQ में आई थिंक पूछा गया है। तो आसियान जो है एंड पैसिफिक से तो है ही, रीजन से, उस रीजन से, साथ ही साथ इसके आउटसाइड से हैं। तो इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो ये ध्यान रखना है। शेयर होल्डिंग का बात करते हैं, तो यूएस एंड जापान जो है ये नॉन बोरोवर है, ठीक है, और हैव द हाईएस्ट शेयरिंग इन 15.6%। वैसे भी अमीर हैं तो क्या ही बोरो करेंगे, ठीक है। और चाइना एंड इंडिया जो है ये बोरोवर है, और चाइना जो है 6.4 एंड इंडिया जो है 6.3% बोरो करते हैं इस एशियन से। तो ये बोरिंग है, लेकिन शेयर होल्डिंग है इन सारों का। वैसे हर एक मेंबर का ही रहता है। इंडिया एंड एडीबी का बात करते हैं, ठीक है। तो इन 2022 एडीबी जो है ये कमिट करते 50, ये मतलब एडीबी का ऐसा कमिटमेंट था, ठीक है, कि 52.6 बिलियन, ठीक है, 605 पब्लिक सेक्टर में प्रोवाइड करना, ठीक है, जिसमें कि लोन, सेक्टर लोन, ग्रांट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंट इन इंडिया, और एज वेल एज 8 बिलियन इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट सेक्टर में 8 बिलियन को इन्वेस्ट करना है, और पब्लिक सेक्टर का बात करते हैं जिसमें कि लोन, ग्रांट एंड टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें 52.6 बिलियन इसको इन्वेस्ट किया जाएगा एडीबी के थ्रू। और ये स्टेप लिया गया इन 2022। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि एडीबी के थ्रू हैं, जिसमें कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसा पूछा जाता है कि किसके हेल्प से ये किया जा रहा है, तो ये एडीबी के हेल्प के थ्रू। और नहीं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक का दे देते हैं, तो ऐसा होता है। एंड नाहवा सेवा कंटेनर टर्मिनल फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, ये भी है एडीबी के थ्रू। एंड चेन्नई मेट्रो रेल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, साथ ही साथ आसम साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉरिडोर कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, ये सारे जो है एडीबी के अंदर में आता है। कुछ की रिपोर्ट एडीबी के थ्रू रिलीज किया जाता है, उसको देख लेते हैं, जिसमें कि एशिया इन द ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट जीरो, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023, तो यही रिलीज करेगी। आसियान इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2023, की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2022। अब हम लोग देखते हैं IPEF, इट मीन्स इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ये क्या है अब देखते हैं। इसमें जो है थर्ड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुआ ये सैन फ्रांसिस्को USA में हुआ, इस कारण से ये न्यूज़ में देखने को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा हम लोग इन्फॉर्मेशन इसमें जानते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के बारे में। तो ये लॉन्च किया गया था जॉइंटली बाय द USA एंड अदर पार्टनर्स कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। और ये इंडो पैसिफिक रीजन इन टोक्यो 2022 में देखने को मिला। तो ये ध्यान रखना है कि मतलब रिसेंट का ही है, तो इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। IPEF जो है ये लॉन्च किया गया बाय द USA एंड द अदर पार्टनर्स कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, बेसिकली इसमें इन्वॉल्व है, जो कि 2022 टोक्यो में इसमें फाइंड किया गया। पर्पस का बात करते हैं, ये बेसिकली इसको है कि टू सोलिडिफाई दियर रिलेशनशिप एंड इंगेज इन क्रूशियल इकोनॉमिक एंड ट्रेड। कोई भी ऐसा ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं, सॉरी, इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बेसिकली इसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। एक तरह से तो सिक्योरिटी के बेसिस पे, और सिक्योरिटी पे फोकस करना, उसी तरह से उनका एक तरह से ट्रेड पे मोस्ट फोकस रहता है। और ये जो दो चीज़ हैं इस पे ज़्यादा मोस्ट फोकस रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसी तरह से है IPEF जो है मेंबर, इसमें 14 देखने को मिलते हैं IPEF मेंबर कंट्रीज। 14 कंट्रीज़ हैं इसमें, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंडिया मेंबर है इसमें, ये ध्यान रखना है। और यूनाइटेड स्टेट कुछ ऊपर से देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रूनी, फिजी, इंडोनेशिया, ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, इसमें 14 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस का बात करते हैं IPEF का, तो ये इन्हांस करता है सप्लाई चेन रेजिलियंस को, उसी तरह से फोस्टर करते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को, ठीक है, और प्रोवाइड करना अल्टरनेटिव टू चाइना इन द रीजन्स एंड फैसिलिटेटिंग डीपर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इंटू ग्लोबल वैल्यू चेन। तो
यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दिया भी जा रहा है इंडिया को, और है भी लीडिंग और इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज, तो ज़रूरी है। अब देखते हैं ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट वर्सेस आईपीए, ये क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल ट्रेड ब्लॉक लाइक आरसीईपी, और जैसे एफटीएस होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो आईपीईएफ जो है ये नेगोशिएट नहीं करेगा टैरिफ एंड मार्केट एक्सेस को। जैसे कि अगर बात करते हैं ये इनका जो है आरसीईपी और एफटीएस, तो ये इनका मेन फोकस ही रहता है ट्रेड रिलेटेड कोई भी ऐसे एग्रीमेंट पे। लेकिन जो आईपीईएफ जो है, ठीक है, इंडो पैसिफिक वाला, तो इसमें जो है ये टैरिफ और मार्केट एक्सेस को नेगोशिएट इसमें नहीं किया जाएगा। अल्सो जो है एफटीएस जो है, जो कि एवरीथिंग इज नेगोशिएटेड अंडर द सिंगल अम्ब्रेला, लेकिन आईपीएफ का नेगोशिएशन जो है ये 4 मॉड्यूल पिलर पे बेस रहेगा, जिसमें कि साइलोस, इंडिपेंडेंट और ईच अदर। तो इसका एक तरह से इसमें रखा गया है, मतलब ये थोड़ा सा डाइवर्स है। एफटीएस को सिंगल अम्ब्रेला में 2 कंट्रीज मिल करके ऐसे मिल करके इसको साइन कर लिया जाता है, बट आईपीएफ में ऐसा नहीं है, इसमें 4 मॉड्यूल पिलर इसमें रखा गया है। आईपीएफ जो है मेयरली फोकस करेगा ऑन इंक्रीजिंग रेगुलेटरी कोहेरेंस, ठीक है, जो कि उसके जो मेंबर नेशंस हैं उसके बीच में, ठीक है। कुछ रिलेटेड इसमें क्या है वो देख लेते हैं। इंडिया प्रोपोजेस बायोफ्यूल अलायंस एमोंग आईपीएफ मेंबर, तो बायोफ्यूल अलायंस आईपीएफ मेंबर के बीच में प्रपोज किया गया, वो भी इंडिया के थ्रू, तो उसमें क्या स्टेप्स लिए गए। इंडिया जो है ये प्रपोज किया कोलेबोरेशन ऑन बायोफ्यूल विद द आईपीएफ मेंबर, और ये जो है G20 ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के इसका मेन उसके बेसिस पे। तो इसका एम जो है कि एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हांस करना, अफोर्डेबिलिटी लाना उस एनर्जी में, और एक्सेसिबिलिटी अच्छे से हो सके ताकि एक सस्टेनेबल बायोफ्यूल को क्रिएट करना उसके मेन फोकस है, इसका एम इसमें रखा गया है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे। आईएमओ का बात करते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंट रहता भी है। तो इंडिया जो है ये री इलेक्ट किया गया है आईएमओ काउंसिल में, ठीक है। तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि विद द हाईएस्ट टैली एट इलेक्शन हेल्ड इन 2024-25 बाइनियल। ये भी ध्यान रखना है कि जो आईएमओ का इलेक्शन होता है बाइनियम होता है, ठीक है। और इसमें जो है कि इंडिया का एक तरह से बोल सकते हैं हाईएस्ट टैली प्रोवाइड किया गया इसमें, मतलब अच्छा रैंक से देखने को मिल रहा है। इसका आईएमओ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जेनेसिस कब हुआ, इस्टेब्लिश किया गया, एस्टेब्लिश एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश्ड इन 1948। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा था कि ये जो है आईएमओ ये यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि 1948 में ही इस्टेब्लिश किया गया, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में देखने को मिलेगा। एंड दी पर्पस जो है इसका कि सेफ, सिक्योर एंड एनवायरमेंटली साउंड, इफिशियंट, और साथ ही साथ सस्टेनेबल शिपिंग को एक तरह से प्रमोट करना, ठीक है। और इसका मेन इस पे फोकस है, नाम से ऐसा पता चल रहा है। और मेंबर का बात करते हैं तो 176 मेंबर इसमें देखने को मिलेगा, और 3 एसोसिएट्स मेंबर हैं जो कि इंडिया इसमें इंक्लूड है, तो ये भी ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो ये इसमें असेंबली देखने को मिलेगा, काउंसिल देखने को मिलेगा, एंड मेन यहाँ पे ये है 5 मेन कमेटी यहाँ पे देखने को मिलता है, और कुछ सब कमिटीज़ भी हैं इसके स्ट्रक्चर में। रोल ऑफ आईएमओ फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के आईएमओ का क्या रोल है ये देखते हैं। तो आईएमओ जो है ये मार्पोल कन्वेंशन ये साइन किया गया, और ये पूछा जा सकता है इसका मेन कि किसके लिए किया गया। तो इसका ये की ट्रीटी है, और इसमें है कि पोल्यूशन, जो भी ऐसे शिपिंग से पोल्यूशन देखने को मिलता है उसको मिनिमाइज और प्रिवेंट करना इसका मेन फोकस हो जाता है मार्पोल कन्वेंशन का। और पार्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया ये पीएसए से, ये भी है इसी से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड आईओमओ का इनिशिएटिव है, पार्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि स्पेशल एरिया डिज़ाइन किया गया है आईएमओ, ठीक है, ताकि इसको एक तरह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके इस रीजन को। और लंदन डंपिंग कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल ये भी है इसके थ्रू लाया गया, एंड ये रेगुलेट करता है सी वेस्ट डंपिंग, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जिसमें कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज को फोकस किया गया है। आईएमओ 2020 रूल, ऐसा पूछा जाता है जनरली। आईएमओ 2020 रूल जो है ये 2022 में ही नाम से ही है तो लाया गया, और ये न्यू लोअर लिमिट, ठीक है, ऑन सल्फर कंटेंट, ठीक है। तो एक तरह से कम लिमिट रखा गया है सल्फर कंटेंट पे, उसको लिमिट को कम करना है, तो इस चीज़ में आईएमओ 2020 रूल में रखा गया। और जो भी जैसे कि बेसिकली इसमें हम लोग जो बोर्ड शिप, ठीक है, बोर्ड शिप में जो ऑयल का यूज़ करता है, ऑयल फील का, तो उसमें कि सल्फर का कंटेंट है उसको कम किया जा सके ताकि पोल्यूशन को और
मिनिमाइज किया जा सके, इसलिए इसमें रूल में बेसिकली ऐसा पूछा जाता है कि किसको लिए स्टेप है, तो ये सल्फर से रिलेटेड। एनर्जी इफिशियंसी एग्जिस्टिंग सीप इंडेक्स फ्रॉम 2023, ये रिसेंट वाला है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इफिशियंसी एग्जिस्टिंग सीप इंडेक्स 20 फ्रॉम 2023, ये है कि मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर ऑल सीप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैंडेटरी फॉर ऑल सीप टू कैलकुलेट दियर अटेंड एनर्जी इफिशियंसी एग्जिस्टिंग सीप इंडेक्स, तो ये ध्यान रखना है इसमें कि एनर्जी इफिशियंसी को, ताकि उसके एनर्जी इफिशियंसी को मेजर किया जा सके, और साथ ही साथ इनिशिएट किया जा सके कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर रिपोर्टिंग ऑफ दियर एनुअल ऑपरेशन, ठीक है, एनुअल ऑपरेशनल कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर एंड CII रेटिंग। तो मेन इस पे यही फोकस किया गया है कि CII जो रेटिंग है और साथ ही साथ ऑपरेशनल ऑपरेशनल जो है कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर, उस पर ज़्यादा जो भी ऐसे डेटा है उसको कलेक्ट किया जा सके। इसमें जो है इक्सी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी एग्जिस्टिंग सीप इंडेक्स, इसमें कलेक्ट करके उस पर वॉच किया जाए, और क्या, और जो भी इसमें है कि एनर्जी एफिशिएंसी है उसको मेजर किया जा सके, ठीक है। तो इस चीज़ में रखा गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये ऑल शिप में मैंडेटरी बनाया गया है। रोल ऑफ IMO, ठीक है, इन मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्या क्या इसमें रोल है, क्या क्या कुछ कन्वेंशन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ये बेसिकली फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ, ठीक है, और ये साइन किया गया था सोलाज कन्वेंशन। तो सोलाज कन्वेंशन ये लाया गया 1974 में, ठीक है। तो देखते हैं इसमें और कुछ क्या खास है। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड सेट करता है, बेसिकली इस जो कन्वेंशन हुआ था स्टैंडर्ड सेट किया गया फॉर द शिप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और ऑपरेशंस टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट सी। तो इसके लिए है सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट सी से रिलेटेड है सोलास कन्वेंशन, जो कि IMO का मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रोल इसमें प्ले करता है। और जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट अराउंड द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, तो ये भी है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। IMO के अंदर ये प्रिवेंट करता है, पायरेसी से रिलेटेड है, एंड आर्म्ड रोबरी अगेंस्ट शिप, तो जिबूती से ये ध्यान रखना है। और 16 से लाइफ एट द सी, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द सी, ये है। और अब है जेदा जेदा अमेंडमेंट, ये अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। एंड जेदा अमेंडमेंट टू दी जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये एक्सपेंड किया गया कोड ऑफ इंक्लूड ऑर्गेनाइज क्राइम, जो भी ऐसे मेरीटाइम सेक्टर में देखने को मिलता है, मेरीटाइम टूरिज्म में देखने को मिलता है, कोई भी ऐसे क्राइम देखने को मिलता है उससे रिलेटेड है ज़्यादा अमेंडमेंट टू द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। और कुछ जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है, ये ध्यान रखना है। तो अनरेगुलेटेड एंड इलीगल अनरिपोर्टेड फिशिंग जो हो गया, तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है। सेपरेशंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी ट्रीटीज, ठीक है, ये भी इसमें साइन किया गया है। IMO मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी लाया गया, और FAL, ठीक है, फैसिलेशन कमेटी, तो बैठाया गया। बेसिकली इसमें फोकस किया गया था कि ड्रग स्मगलिंग जो है इंटरनेशनल शिप पे उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे। IMO काउंसिल मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी में IMO काउंसिल मेंबर को डिवाइड किया गया। जैसे कैटेगरी 1 में बात करते हैं तो स्टेट विथ इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस, वैसे जो भी स्टेट हैं जो कि शिपिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस को प्रोवाइड करने में इंटरेस्ट रखते हैं उसको रखा गया है। स्टेट कैटेगरी B में रखा गया है कि वैसे स्टेट जो कि इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल सी बोर्न ट्रेड में, ठीक है, इंडिया वाज री इलेक्टेड इन दिस कैटेगरी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी B में रखा गया है जो कि सी बोर्न ट्रेड से रिलेटेड है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड द कैटेगरी C में जो है स्टेट विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन, तो इसमें ये रखा गया है कैटेगरी C में, जो कि इलेक्शन विल इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो हर एक जगह से इसको में इंक्लूड किया गया उस कंट्री को। अबाउट IMO काउंसिल, तो ये जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ IMO एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइविंग द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो है इसमें अलग अलग मेंबर का रोल है। एंड मेड अप ऑफ 40 मेंबर स्टेट जो कि इलेक्टेड बाय द असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो जो भी मेंबर स्टेट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं IMO काउंसिल में, उनका जो टर्म रहता है वो 2 साल के लिए रहता है। अब चलते हैं हम लोग को, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है बट जनरली कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, ठीक है, G7 G20 G8 घट करके G7, तो ये सारे चीज़ जो है क्यों और कैसे रहा, ठीक है, तो इसमें याद भी करना पड़ता है जनरली। 49th समिट जो है ये G7 ग्रुप का देखने को मिला, जो कि हिरोशिमा जापान में हुआ, ठीक है, तो इस कारण से न्यूज़ में होता है।
इंडिया जो है और भी ऐसे कंट्रीज जो हैं जो कि इनवाइट किए गए हैं इस समिट में। इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो ये सारे कंट्री जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किया 49th समिट में। तो अबाउट G7 का बात करते हैं, तो इसका जीनेसिस का बात करते हैं। तो G7 ओरिजिनली G8 था, ठीक है, फिर घट करके G7 किया गया। तो G8 जो था ये बेसिकली ओरिजिनली 1973 में G8 ही था, और 1973 में जो कि सेटअप किया गया था 1975 में, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया, बट होता है ना कि कुछ समय लग जाता है उसको और प्रोसेसिंग में, तो इस कारण से लाया गया। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ कि इनफॉर्मल फोरम फॉर लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशन, मतलब एक तरह से इसका फोकस है इस पे, एंड विच डोमिनेट करता है ग्लोबल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इस पे इसका एक लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशन इसमें शामिल है G7 में। पर्पस का बात करते हैं तो ये मीट करता है एनुअली, और साथ ही साथ डिस्कस करता है वैसे इशू पे जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी पे बात करता है, ठीक है। तो ये सारे इशू पे डिस्कस किया जाता है। इसका मेन फोकस है इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। और इसका बात करते हैं बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ अदर इशू और टॉपिकल प्रिवेलिंग सिचुएशंस पे, इस पे मेन इसका इशू पे फोकस करता है। ये मेंबर इसमें जो है ये कनाडा देखने को मिलेगा, जापान, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तो 7 मेंबर कंट्रीज जो है यहाँ से देखने को मिलता है। अदर की इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, तो G7 जो है ये इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ठीक है। और रसिया जो है ये ज्वाइन किया था G7 1998 में, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करता है ये G8, तो यही है G7 से G8 हुआ। और उसके बाद फिर है जो कि एक्सक्लूड कर दिया गया 2014 में, रसिया को बाहर कर दिया गया था, जो कि बेसिकली इसका जो क्रीमिया को एनेक्स किया था इसको लेकर के, वो इसको बाहर कर दिया गया था G7 से, ठीक है। तो उसके बाद G7 कर दिया G8 से बाहर करके। एंड द EU जो है यूरोपियन यूनियन, ये जो है नॉट अ मेंबर ऑफ द G7 बट अटेंड द एनुअल समिट। वैसे इसका मेंबर EU नहीं देखने को मिला, वैसे भी यहाँ पे कहाँ हम लोग देखें, बट इसका जो है ये इस मीटिंग में अटेंड, समिट में अटेंड करता है। अचीवमेंट का बात करते हैं कुछ G7 का, तो ये जो है क्रूशियल रोल है इसका ग्लोबल फंड ऑफ फाइट मलेरिया एंड एड्स इन 2002 में, ठीक है। तो इसको सेटअप करने में इनका ग्लोबली ये एक तरह से मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले किए हैं। ग्लोबल फंड टू फाइट मलेरिया एंड एड्स इन 2002 में ये लाया गया। और इन 2015 में बात करते हैं तो मेंबर जो हैं ये लॉन्च किए थे ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, आसियान से है, G7 से है, किससे है। ये ध्यान रखना है, ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम G7 से रिलेटेड है। इसका मेन एम और मेन फोकस है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना। और ये क्लाइमेट चेंज को टैकल कैसे किया जाएगा, तो इसका है कि क्लीन एनर्जी रिसर्च और डेवलपमेंट करके, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी R&D करके इसको फोकस किया जाएगा, ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम को, इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाएगा। G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स जो है ये एग्री है टू बैक ग्लोबल मिनिमम टैक्स एट लीस्ट, ठीक है, 15% ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये चीज़ है इनका कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स को एटलीस्ट 15% तक करना, ठीक है, और यहाँ तक लाना। फिर है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, PGII, ठीक है। ये मीट हुआ था टू मीट द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो होता है कि बेसिकली कुछ लोन प्रोवाइड और ये सब किया जा रहा होगा, और एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। और लो एंड मिडिल इनकम वैसे जो कंट्रीज़ हैं उनको कुछ रिलेटेड न्यूज़ में है कि पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हांसमेंट, राइज, ठीक है। तो ये राइज भी रिलेटेड है इससे। और राइज जो है ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक और G7 का, ठीक है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन से ये राइज का लाया गया है, राइज रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हांसमेंट। और ये जो है ये जापान का इसमें प्रेसिडेंसी के अंदर ये इसको इस्टेब्लिश किया गया राइज को। राइज जो है ये 40 मिलियन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है जो कि सप्लाई चेन को डाइवर्स करता है फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट। तो ये भी ध्यान रखना है। इसका एम का बात करते हैं तो ये सपोर्ट करता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, अभी जैसे कि PGIA का भी है उसी तरह से। और ये प्ले करते हैं बिगर रोल, ताकि एज अ मिड स्ट्रीम मिनरल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग में, और डाउन स्ट्रीम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली में। तो मिड स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों तरह से इसमें एक बिगर रोल प्ले किया जाता है इस राइज के थ्रू। तो
बेसिकली इस पे क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट पे फोकस करना, ये ध्यान रखना है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स, ये लीगल असिस्टेंट टू इंडियन नेशंस जो है ये इम्प्रिजन किए थे। मतलब अभी जो हम लोगों ने देखा था, जैसे ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा खासा न्यूज़ में चल रहा था कि कुछ यहाँ का जो थे सेना, और उनको कैप्चर कर लिया गया था इसके थ्रू, ताकि कुछ ऐसे एक तरह से उनका कहना था कि एक इलीगल और एक कोऑपरेशन को बेसिकली वायलेट करने के कारण, तो ये चीज़ इसमें इस कारण से न्यूज में रहता है, वो इम्प्रिजन कर लिए गए थे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में, हम लोग को ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ है क्या। इसका जेनेसिस का बात करते हैं तो ये इस्टेब्लिश किया गया रियाद में, सऊदी अरबिया में, ये 1981 में। हेड क्वार्टर रियाद सऊदी अरबिया में देखने को मिलता है। और जीसीसी जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है गल्फ रीजन के कंट्री के बीच में, ठीक है। ये गल्फ रीजन वाले कंट्री के बीच में एक तरह से एक अलायंस है इनके बीच में। मेंबर हैं इसमें 6 देखने को मिलेगा, कि सऊदी अरबिया हो गया, सऊदी अरबिया, यूएई, ठीक है। फिर कतर आपको देखने को मिलता है। और उसी तरह से आपको यहाँ पे एक ओमान देखने को मिलेगा, कुवैत देखने को मिलेगा, ओमान, कुवैत, ठीक है। सऊदी अरबिया, ये कुवैत हो गया। और ये सारी चीज़ जो है बहरीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देखने को मिलता है। इसमें 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अदर की इन्फॉर्मेशन का बात करते हैं तो ईरान एंड इराक जो है ये मेंबर कंट्रीज नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। ईरान और इराक दोनों मेंबर नहीं हैं इसके, जीसीसी के। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये अरबिक है। इंडिया एंड जीसीसी का कुछ रिलेशंस देखते हैं। तो जीसीसी जो है ये करेंटली इंडियाज़ का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेड यहाँ से किए जाते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि एक कॉरिडोर भी इस्टेब्लिश किया गया। रिसेंटली हम लोग देखें तो जीसीसी हैज़ प्रपोज टू रीस्टार्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक विद इंडिया। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे बात किया गया है इंडिया के थ्रू, तो इसको भी ध्यान रखना। अबाउट इंडिया लीगल असिस्टेंट अब्रॉड, ठीक है, ये क्या है। तो इंडियन मिशंस प्रोवाइड इनिशियल लीगल असिस्टेंट, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि फॉर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस और इंटरप्रेटर्स फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड इसमें किया जाता है, ताकि जो भी ऐसे डिस्ट्रेस इंडियन है और जो कि कुछ ऐसे लीगल और उनको प्रोवाइड करने में या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा इसके थ्रू। इंडियन मिशंस प्रोवाइड इनिशियल लीगल असिस्टेंट, तो नाम से ऐसे पता चल रहा है, तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इंडियन मिशंस डज नॉट फाइट कोर्ट केसेस बाय इटसेल्फ, तो ये भी है और ये ध्यान रखना है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन लॉयर्स फीस इज पेड फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड। तो जो भी ऐसे कुछ ऐसे एक इशू क्रिएट हो जाता है इस मैरीटाइम रीजन में, या फिर ट्रेडिंग या फिर किसी और कारण से, तो वो चीज़ उस केसेस को टैकल करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है लॉयर्स का फ़ी जो प्रोवाइड किया जाएगा, वो ICWF के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के थ्रू। तो ICWF जो है ये एक प्रोवाइड करता है लीगल असिस्टेंट, और बोर्डिंग एंड लॉजिंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। इमरजेंसी मेडिकल केयर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड एयर passes to stranded इंडियंस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स ऑफ इंडियंस नेशनल्स। ये कहीं ना कहीं एक तरह से लीगल असिस्टेंट और भी अलग अलग तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। इमरजेंसी मेडिकल केयर, लॉजिंग असिस्टेंस, ठीक है, लीगल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। और ये सारी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो इसमें है कि पर्सन्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया काप्स होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल। ये सबसे ज़्यादा है कि कौन कौन से इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे ये खास ध्यान रखना है कि इंडियन वुमेन डिजर्टेड बाय द ओवरसी इंडियंस फॉरेन नेशनल्स। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन वुमेन से रिलेटेड है ये चीज़, उसमें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन्स, जो भी ऐसे हैं इंडियन ओरिजिन के और ओवरसीज सिटीजन जो है, तो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ताकि उनको मतलब एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा ICWF के थ्रू। अब देखते हैं कुछ, एक तरह से तो हम लोग ने देख रहा था मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे फर्स्ट है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा।
तो अभी जो है कुछ कंट्री जो है इसको ज्वाइन किए थे नाटो का, इस कारण से ये न्यूज़ में रहता है। ये फिनलैंड एंड स्वीडन, ये ध्यान रखना है। फिनलैंड एंड स्वीडन जो है 31st एंड 32nd मेंबर ये इसका बनते हैं नाटो का। तो क्या इसमें और देख लेते हैं कि ये जो मेंबर है ये बेसिकली एज अ मेंबर ऑफ अलायंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो रहते हैं कि नाटो का फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग कंट्री। तो फिनलैंड जो है ये इज़ अ पार्ट ऑफ नाटोज कलेक्टिव डिफेंस, तो ये ध्यान रखना है मोस्ट कि कलेक्टिव डिफेंस का पार्टनर जो है अभी फिनलैंड जो जो ज्वाइन किया है इसमें नाटो में, और जो कि कवर करता है सिक्योरिटी गारंटी इन रिस्ट, जो कि आर्टिकल नाटो का आर्टिकल 5 में मेंशन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के। और कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो कि फिनलैंड ने एक अडोप्ट किया है। तो इसमें देखने को मिलता है कि दैट एन अटैक अगेंस्ट वन एलाई इज कंसिडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल एलाई। तो बेसिकली यही एक होता है कि जो भी ऐसे इस नाटो में कंट्री आते हैं, अगर कोई भी नाटो के मेंबर कंट्रीज पे कोई एक कंट्रीज पे भी अटैक होता है किसी दूसरे कंट्री के थ्रू, ठीक है, अदर देन नाटो कंट्री, तो सारे कंट्री को माना जाएगा कि हर एक जो नाटो का ऑर्गेनाइजेशन में है वो सभी कंट्री पे अटैक हो गया है, और सारे जो नाटो के मेंबर कंट्रीज हैं उसको वो सारे मिल करके इस कंट्री पर अटैक करेंगे, मतलब आप समझ सकते हैं। तो इस कारण से इसको बोला जाता है कि अलाइज अटैक इसमें माना जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 5 में ये सारा इतना हमला हमारे लिए मेंशन नहीं होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि जेनेसिस ये नाटो का जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में, और बाय द वाशिंगटन ट्रीटी, ठीक है। तो वाशिंगटन ट्रीटी के थ्रू इस नाटो को इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेड क्वार्टर का बात करते हैं तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलता है। एंड पर्पस बेसिकली इसका है कि ये इस्टेब्लिश किया गया एज अ मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट द देन यूएसएसआर इन यूरोपियन रीजन। तो आपको पता है कि यूएसएसआर के अगेंस्ट जो भी ऐसे पहले देखने को मिलता था कंट्री लोगों के बीच में वर्ल्ड वार के टाइम पे, तो इस कारण से भी मेन फोकस रहा है इसको इस्टेब्लिश करने का नाटो का। मेंबर इसमें देखने को मिलता है 32 मेंबर हैं, ठीक है, 30 यूरोपियन नेशंस एंड यूएस एंड कनाडा देखने को मिलता है, और जिसमें कि फिनलैंड ने अभी ज्वाइन किया, तो ये ध्यान रखना है, फिनलैंड एंड स्वीडन। आगे है इसमें कि यूरोपियन यूनियन मेंबर जो है नो दैट दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो। तो जैसे कुछ ऐसे यूरोपियन मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर जो कि नाटो का पार्ट नहीं है, जो कि ऑस्ट्रिया आ जाता है, सिप्रस आ जाएगा, आयरलैंड एंड माल्टा, तो ये देखने को मिलता है। अदर की इन्फॉर्मेशन जो है ये डिराइव करते हैं इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम आर्टिकल 51 एंड यूएन चार्टर, तो इतना तो नहीं है, ये आप देख सकते हैं इसको। अलग अलग कंट्रीज जो है ये यूरोपियन यूनियन के, तो स्वीडन जो है, फिनलैंड जो है अभी रिसेंटली ज्वाइन किए, तो यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा ये ज्वाइन किया 2024 में स्वीडन, और 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया। ये सारे चीज़ें से 1991 में सारा आप यहाँ से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि मेजर नन नाटो एलाई जो है स्टेटस, मेजर नन नाटो एलाई स्टेटस जो है ये डिज़ाइन किया गया अंडर यूएस लॉ, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है फॉरेन पार्टनर्स विद सर्टेन बेनिफिट्स इन द एरिया ऑफ डिफेंस ट्रेड एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो यही है, ये बेसिकली पूछा जाएगा कि MNNA स्टेटस, मेजर नाटो एलाई स्टेटस, ये डिज़ाइन किया गया बाय द यूएस लॉ। इट डज नॉट इंटेल एनी सिक्योरिटी कमिटमेंट टू द डिजिग्नेटेड कंट्री, ये भी है कि सिक्योरिटी कमिटमेंट ऐसा इंटेल नहीं करता है इसके थ्रू, इस मेजर नन नाटो एलाई के अंदर। और द यूएस हैज़ डिजिग्नेटेड 30 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया, इसराइल एक्सेट्रा एज मेजर नन नाटो एलाई स्टेटस। इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नाटो प्लस का बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, नाटो प्लस ग्रुपिंग, जो इसमें जो है ये यूएस सीनेटर टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू मेक इंडिया पार्ट ऑफ द नाटो प्लस ग्रुपिंग, ठीक है। और हाउएवर अगर इंडिया जो है ये अर्लियर ऑलरेडी रिजेक्टेड द फ्रेमवर्क, तो मतलब शुरू से ही नहीं रहा है, तो ये ध्यान रखना है नाटो प्लस ग्रुपिंग के बारे में कि यूएस सीनेटर जो है, यूएस में जो जैसे कि हम लोग को यहाँ पे पार्लियामेंट इंडिया में देखने को मिलता है, तो यूएस में जो है ये है, तो यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस करते हैं कि इंडिया को नाटो प्लस ग्रुपिंग का मेंबर बनाने के लिए, ठीक है, तो जबकि इंडिया जो है इसको रिजेक्ट कर देता है। नाटो प्लस जो है ये करेंटली नाटो प्लस 5 इसमें है, और जो कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लाते हैं, जो कि टुगेदर ज्वाइन, जैसे नाटो और 5 अलाइंड नेशंस जो हैं वो मिला करके ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं, नाटो प्लस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, आयरलैंड एंड साउथ कोरिया देखने को मिलता है। बेसिकली इसका यही है फोकस कि डिफेंस और इंटेलिजेंस टाइज को अच्छे से बूस्ट किया जा सके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF क्या है,
तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये इंडिया इंडिया को विजिट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो था कि कंट्रीज ऑन साइट असेसमेंट फॉर द फोर्थ राउंड ऑफ म्यूचुअल इवेल्युएशन, इसको एफ के थ्रू इंडिया में ये किया गया, तो इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है। और देख लेते हैं इसमें कि फाइनल रिव्यू मीटिंग जो है, फाइनल रिव्यू मीटिंग वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो कि जून 2024 तक हो जाए, इस जो एफ का है। और म्यूचुअल इवेल्युएशन जो है ये इन डेप्थ कंट्रीज रिपोर्ट एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो ये जो म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए जो भी मीटिंग हो रहा है और असेसमेंट हो रहा है इंडिया में, तो इसका मेन है कि वो वैसे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मुद्दे हैं उसको कॉम्बैट करना, उस मेजर्स को इफेक्टिव तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो ये इसका म्यूचुअल इवेल्युएशन इसमें देखने को मिलता है। हम लोग एफ का बात कर लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जेनेसिस का बात करते हैं। तो G7 समिट जो कि अब पेरिस 1989 में हुआ था और वहाँ से इस्टेब्लिश होता है G7 समिट में, ठीक है। एफ ये हेड क्वार्टर पेरिस में देखने को मिलेगा। और इसके बारे में बात करते हैं तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करती है। और साथ ही साथ कुछ अदर रिलेटेड थ्रेड जो है जो कि इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सिस्टम को थ्रेट पहुंचाते हैं, तो वो सारी चीज़ को टैकल किया जाता है इसके थ्रू। मेंबर इसमें है 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन जिसमें देखने को मिलता है, जो कि इंडिया इसमें है, एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन है इसमें शामिल। तो 37 मेंबर। इंडिया जो है एफ ज्वाइन किया था 2010 में, तो ये ध्यान रखना है। वर्किंग का बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सेट करने का काम करता है, जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना इसका मेन एम है। और इसमें आपको AML ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिलेगा, एंड GFT काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स को इसमें शामिल किया गया। रिलाइज ऑन अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क ऑफ 9 FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज, ठीक है। और जो कि ये इम्प्लीमेंट करते हैं रिकमेंडेशन एंड इनपुट प्रोवाइड करते हैं FATF पॉलिसी मेकिंग में। एग्जाम्पल का बात करते हैं तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो ये जो है, जैसे कि ये जो हो गया, इस पे फोकस करना, इनका एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। कंट्रीज विद रिपीटेडली फेल टू अदर टू FATF स्टैंडर्ड कैन बी प्लेस्ड ऑन इट्स ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, अगर उस चीज़ को, उस स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करता है कोई भी कंट्री, तो उसको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि रिसेंटली उसको डाला गया था पाकिस्तान का बात करते हैं तो उसको ऐड किया गया था इसमें। रिसेंट डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं FATF में, तो FATF सस्पेंडेड रसियाज मेंबरशिप ओवर यूक्रेन वार। तो रसिया मेंबरशिप को एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया और ड्यू टू यूक्रेन वार। एंड FATF ऐड किए, इसमें ऐड किया गया साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ग्रे लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ऑफ कंट्रीज फॉर फेलिंग टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, तो यही है, इसी पे फोकस होता है। तो इसको जो साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया था, इसको फुलफिल नहीं कर रहा था उस स्टैंडर्ड को, तो उसको उसके लिए एक ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया। पाकिस्तान वाज रिमूव, अभी हम लोगों ने देखा तो पाकिस्तान को रिमूव कर किया गया था FATF की ग्रे लिस्ट से इन 2022 ड्यू टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो भी ऐसे काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है, तो ये चीज़ कम देखने को मिला पाकिस्तान में, तो इसके कारण से उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया 2022 में। FATF रिलीज रिपोर्ट ऑन क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म, ठीक है, फाइनेंसिंग। तो ये जो है रिपोर्ट रिलीज करता है बेसिकली क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग, ताकि उसको कॉम्बेट किया जा सके। अब देखते हैं FATF ग्रेज एंड ब्लैक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ग्रे लिस्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रे लिस्ट जो है ये जुरिस्डिक्शन है, इस जुरिस्डिक्शन इसमें प्रोवाइड किया गया है इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग में, ठीक है, जिसमें कि कंट्रीज जो कि कंसिडर किए गए हैं सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो जैसे कि पाकिस्तान का बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि ये टेरर फंडिंग करता है और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करता है, तो वैसे जो भी ऐसे कंट्री आते हैं उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ ब्लैक लिस्ट का बात करते हैं तो इसमें जो हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन, तो जो भी ऐसे कॉल फॉर एक्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन वाले कंट्री हैं उसको ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है, जो कि कंसिस्ट करता है नॉन कोऑपरेशन कंट्रीज और
टेररिस्ट, तो टेरिटरीज, नॉन कोऑपरेशन कंट्रीज और टेरिटरीज को इसमें कंसिस्ट किया गया है। अब देखते हैं हम लोग इंटरपोल के बारे में, ठीक है। इंटरपोल ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 91st जनरल असेंबली मीटिंग जो हुआ था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि वियना में देखने को मिला, इसके कारण से न्यूज में हो जाता है, और ये सेनेटरी ईयर इसमें सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो एक और बात इसमें ये है कि सीबीआई एकेडमी ऑफ इंडिया जो है ये ज्वाइन किया इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क को, तो ये ध्यान रखना है। और 91st जनरल असेंबली हुआ इंटरपोल का, इस कारण से ये न्यूज में रहा। तो अब देखते हैं इसमें इंटरपोल के बारे में। तो इसका जेनेसिस का बात करते हैं तो 1923 में ही लाया गया था, जो कि हेल्प करता है पुलिस वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस। तो इसका एक तरह से है कि कोऑपरेशन एक तरह से पुलिस के बीच में होता है, अलग अलग कंट्री का के पुलिस के बीच में, ताकि जो भी ऐसे कोई भी ऐसे मुद्दे हो जाते हैं टेरर रिलेटेड या फिर और भी ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, तो उसको टैकल किया जा सके और एक सेफर प्लेस प्रोवाइड हो वर्ल्ड में। तो इसके लिए एक मेन इसका फोकस था। हेड क्वार्टर जो है ये लियोन फ्रांस में देखने को मिलता है। पर्पस जो है ये एक फैसिलिटेट करना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन नेशनल पुलिस फोर्सेस, तो ये ध्यान रखना। एंड मेंबर जो है 196 मेंबर कंट्री जो है, इंडिया इसका मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है इसमें जनरल असेंबली इतना ज़्यादा हमारे लिए मैटर नहीं है, जनरल सेक्रेटरीट एग्जीक्यूटिव कमेटी ये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ये जो है, हाँ ये देख लेते हैं, ये एक कंट्रीज फोकल पॉइंट फॉर ऑल इंटरपोल एक्टिविटीज, जो कि ये जो है यहाँ पे आप जैसे एग्जांपल देखते हैं एनसीबी का, इन इंडिया इज़ अ सेंट्रल ब्यूरो। जैसे सीबीआई बहुत सारे अलग अलग कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल ब्यूरो होते हैं, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो अलग अलग कंट्री के, ठीक है। तो उनका एक फोकल पॉइंट रहता है इंटरपोल के एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। ऑल इंटरपोल एक्टिविटीज़ में उनका एक तरह से फोकल पॉइंट रहता है अलग अलग कंट्री का। तो जिसमें कि सीबीआई यहाँ पे इंडिया का बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अदर की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि ये एक केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैंडेट और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करता है पुलिस इन्फॉर्मेशन, और ये भी इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। और इंटरपोल जो है इट्स अ नॉट अ पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इंटरपोल कोई ऐसा पुलिस फोर्स नहीं है, और केवल यहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर के लिए यूज किया जाता है अलग अलग कंट्री के पुलिस के थ्रू, ठीक है। तो इट हैज़ नो पावर टू अरेस्ट एनीवन, ये भी ध्यान रखना है कि इसमें अरेस्ट करने का इनका कोई पावर नहीं है इसके अंदर इंटरपोल में। और और ये जो है इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रोसिक्यूट क्राइम, ठीक है। तो बेसिकली है कोई भी ऐसा पावर नहीं है अरेस्ट करने का, और ना ही इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट क्राइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें मेजर इनिशिएटिव का बात करते हैं, तो मेजर इनिशिएटिव में है कि इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क जो कि लॉन्च किया गया था 1935 में, और ये प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम सोलली फॉर द यूज ऑफ क्रिमिनल पुलिस अथॉरिटीज़ एट नेशनल लेवल। तो इसका यही है कि जो भी ऐसे क्रिमिनल पुलिस अथॉरिटीज़ जो होते हैं उनको एक तरह से हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, ताकि एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा सके अलग अलग स्टेज पे। तो ये इस वजह से इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क प्रोवाइड किया गया था। और आईकोर प्रोग्राम जो है इंटरपोल से ही रिलेटेड है, जिसमें कि न्यू टेक्नोलॉजी का हार्नेस करना, ताकि बिग डेटा को एक तरह से एक्शनेबल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको फ्रंट लाइन पे लाया जा सके, ठीक है। तो इसका आईकोर का प्रोग्राम का एक मोटो है। और 7 ग्लोबल पुलिसिंग, ठीक है, गोल्स, तो ये क्या है, इसमें जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बेस रहता है एडवोकेसी, ठीक है। ये बेस्ड फॉर द एडवोकेसी बिफोर नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो है 7 ग्लोबल पॉलिशिंग गोल्स जो रखा गया है, जिसमें कि ये गोल जो है ये अलाइन किया गया है विद द यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मेन फोकस है। और रिपोर्ट रिलीज किया जाता है इंटरपोल के थ्रू, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है इंटरपोल्स ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट, तो नाम से ही ये पता चल जाएगा। रिलेटेड न्यूज़ में देख लेते हैं, तो मैकोलिन कन्वेंशन क्या है, ये 12th मीटिंग ऑफ इंटरपोल मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स, जिसको कि ये लाया गया था बेसिकली हार्मोनाइज ग्लोबल एफर्ट टू कर्ब कंपटीशन मैनिपुलेशन एंड इस्टेब्लिश करना नेशनल प्लेटफॉर्म, और जो कि आउटलाइन किया गया था भाई मैकोलिन कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है। तो इसका यही है 12th मीटिंग ऑफ इंटरपोल मैचिंग फिक्सिंग टास्क फोर्स, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन, ठीक है। तो ये भी जाना जाता है मैकोलन कन्वेंशन से, जो कि एक तरह से मल्टीलेटरल ट्रीटी जो है, जो कि मैच फिक्सिंग को देखता है यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखना है, मैकोलन कन्वेंशन ऐसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है,
तो मैच फिक्सिंग से रिलेटेड, ठीक है, और मल्टीलेटरल ट्रीटी। तो ये अलग अलग इसका एक तरह से फोकस इस पे है। और कोई भी ऐसे जो होते हैं ना कि एक कंपटीशन को मैनिपुलेट करना ताकि किसी और को हेल्प करके जो कि डिजर्व नहीं करते हैं, तो उन सारी चीज़ को देखना और एक तरह से नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, इस कन्वेंशन में स्टेप लिया गया है। कुछ अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ में है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग, जैसे कि आपको पता है इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक टाइम पे,